नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी चौधरी और आज मैं करने वाली हूँ सरोजी बाला का पॉडकास्ट, जो कि अभी नर्सिंग लेक्चरर है। नमस्कार दिवांशी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप अभी नर्सिंग लेक्चरर है, तो आप कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप जैसे अभी स्कूल के टीचर्स करते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा। जी जी जी। देखिए, हमारे पास जो नर्सिंग कॉलेज है एक्चुअली ना, ये स्कूलिंग के बाद जो बच्चे आते हैं अपना करियर बनाने के लिए नर्सिंग फील्ड में, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। तो वो ऑलरेडी 12वीं करके आए हैं, एक मैच्योरिटी के एक लेवल को वो अचीव कर चुके होते हैं, लेकिन अभी मैच्योर्ड नहीं होते हैं। तो वो ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं, ना तो वो मैच्योर होते हैं पूरी तरह और ना वो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर में होते हैं। तो हमारे सामने दुविधा ये होती है कि इन्हें एक नया रास्ता, अच्छा रास्ता कैसे दिखाया जाए। तो शुरुआत में जैसे कि आपने पूछा गुस्से से, यहाँ गुस्से से अगर हम काम लेंगे तो उनकी दिशा भटक जाएगी, क्योंकि गुस्से में आप कभी भी एक मानव से ढंग से काम नहीं करवा सकते जैसा आप चाहते हैं। आप वांछित काम, अच्छा वांछित काम आप नहीं करवा पाएंगे। तो हमें बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उनसे शुरुआत में बात करनी होती है। हर बच्चा जो ये सोचता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ बनना है, उसे तो पहला उसका डिसीज़न होता है, या पहला हम कहें टारगेट जो होता है वो डॉक्टर बनना होता है। सेकंड जो चॉइस होती है अमूमन बच्चों की, वो नर्सिंग फील्ड में आना होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा होगा और इससे वो अचीव नहीं हुआ है, इसलिए इसने दूसरा ऑप्शन जो है, अभी एक डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, अगर आप अपना हायर गोल नहीं अचीव कर पाते हैं तो आप उससे एक लॉ जो नीचे आपका गोल है आप उसको चूज़ कर लीजिए। और एक बहुत स्मार्ट तरीका है ये अपनी ज़िंदगी को जीने का, कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और वो नहीं आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि शिद्दत से किसी चीज़ के लिए मेहनत प्रयास करना चाहिए। पर कुछ वक्त होता है, आपको लगता है उसी वक्त में ही, उसी एज के अंदर ही आपको वो टारगेट अचीव करना है। आपको लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है, एज लिमिट्स को, पूरा समय को भी। तो ऐसे में कुछ बच्चे समय से ही नर्सिंग फील्ड में आने का डिसीज़न लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं। तो पहला तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी होती है कि इस फील्ड के द्वारा भी आपका, माना कि एक प्रोफेशन है, पर इसके द्वारा आप समाज को जो सेवा दे सकते हैं। एक तो होता है आप सेवा देना, मंदिर में जाके आप सेवा दे रहे हैं, आप कहीं जल पिला रहे हैं, आप कहीं भोजन करवा रहे हैं। वो पर्सन पीड़ित ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें से नॉर्मल भी होगा। अस्पताल में तो ये तय है कि पीड़ित ही आएगा, क्योंकि ऐसे कोई अस्पताल में विजिट का तो वो कोई सेंटर है नहीं, कोई टूरिस्ट पॉइंट तो है नहीं, तो वो पीड़ित ही आएगा। तो आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है कि आप डायरेक्टली पीड़ित की सेवा कर रहे हैं, आपको खुद नहीं जाना पड़ रहा, वो आपके पास आ रहे हैं। ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है सेवा देने का। हाँ, आप उसको, इनके जीवन यापन का आपका एक तरीका, साधन आपने चुना है, वो एक अच्छी बात है। तो हमें उन्हें काउंसिल करना होता है कि ये प्रोफेशन भी कोई कम नहीं है। इसके थ्रू आप पीपल टू पीपल जो कम्युनिकेट करेंगे और जिस सेवा भाव का प्रचार करेंगे, वो किसी और फील्ड में आप देखिए इतना आपको नहीं मिलेगा। तो उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है मेंटली। दूसरा, बच्चे घर से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, और जयपुर जैसा कि राजधानी है राजस्थान की, तो पिंक सिटी वैसे ही दिमाग में होती है बच्चे के कि अब यहाँ हमें कोई देखने वाला नहीं होगा। तो जाहिर है कि पीयर ग्रुप के प्रेशर से, या हम यूँ कहें कि खुद के ही बालपन, जो एक एडोलसेंट फेज चल रही होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी गलत आदतों, गलत संगत में पड़ने का बहुत डर होता है। तो बार बार बच्चों से संवाद करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, बहुत ही शांति से, बहुत धैर्य के साथ में, ये हमें ये करना होता है। तीसरा, इस मेडिकल, जो कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी आते हैं, तो भी मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो किसी भी मीडियम के बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ती है। तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि हम इस फील्ड में पता नहीं टिक नहीं पाएंगे। तो पहला जो सेशन होता है, हम यूँ कहें सेमेस्टर सिस्टम अभी हो चुका है, तो प्रथम सेमेस्टर के दौरान उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाना होता है कि ये बहुत सरल भाषा में ही है, नर्सिंग टर्मिनोलॉजी को आपको पकड़ना है, आप इसमें आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, और इस टारगेट को पूरा भी कर पाएंगे। तो हमें उन्हें एक अडोलसेंट, सीखने वाला जो है एक सीखने वाला कलाकार, या हम यूँ कहें कि अपना ही बच्चा समझ के उसे नरिश करना होता है, उसमें नर्सिंग की भावनाएं इनकलकेट करनी होती हैं। तो कि आप जब छोटे थे तो आपको ये था कि मैं कि डॉक्टर्स को
मतलब नर्सेस को प्रिपेयर करूँगी या फिर मैं खुद डॉक्टर नर्स बनूँगी? हाँ, पहले मेरा उद्देश्य तो यही था। जब से मुझे लगता है कि जब से मुझ में समझदारी आई है, मैं निर्णय लेना मैंने शुरू कर दिया था कि मुझे क्या बनना है। जब से मेरे में ये भाव आना शुरू हुए, तब से मुझे याद है कि मेरा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हम 5 भाई-बहन हैं। मेरे फादर के हम 5 बच्चे हैं। मेरे फादर 3rd ग्रेड टीचर थे पहले, फिर प्रमोशन होते होते 1st ग्रेड भी बने, कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रहे हैं। उनसे हमें जो शिक्षा मिली, मदर जो कि होम मेकर हैं, बहुत अच्छी होम मेकर हैं। हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है, उन्होंने लॉक जुम्बिस परियोजना के तहत उन्हें 5वीं पास करवा दी थी। तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है मेरी मदर की, वो और चीज़ों को एनालाइज करने की जो क्षमता है, वो इन दोनों का, माता और पिता दोनों के ही तरीके इस तरीके से काम आए कि हम 5 भाई बहन अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ते गए। पर जब मैंने 12th की थी, हालांकि 11th जब मैंने चूज़ किया था बायो, तभी से ये डिसीज़न ले चुकी थी मैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। पर उस समय कोटा में जा कर के, कोटा इसके लिए मेडिकल हब बन चुका था, मतलब CLC, LN ये सब के लिए कि कोटा जाएंगे बच्चों को। मेरे साथ वाले मतलब 11th से ही जाना शुरू कर दिए थे कि कोटा जा कर के हम MBBS के लिए, PMT हुआ करता था हमारे समय में, CPMT RPMT, अभी तो एक नीट ही हो चुका है। ये लगभग 2005-06 की बात है, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो कोटा भेजना मेरे परिवार के लिए उतना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था, तो खुद घर पे प्रिपेयर करें, अब दूसरा ऑप्शन ये था। उस दौरान घर पे प्रिपेयर करने के लिए कोई गाइड भी चाहिए, तो बहुत विरले ही डॉक्टर्स हुआ करते थे आसपास में। मतलब डॉक्टर एक अपने आप में ही बहुत एक रिस्पेक्टफुल वर्ड हुआ करता था, और किसी घर में डॉक्टर है तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। हालांकि काफ़ी संख्या बढ़ चुकी थी डॉक्टर्स की, तो मेरे आसपास में इस तरह कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने अपने लेवल पे कोशिश भी की। उसी दौरान ये तो था तय कि किसी न किसी ग्रेजुएशन में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ईयर नहीं निकालना है, 1 साल ख़राब नहीं करना है। तो मैंने साथ ही BSc में एडमिशन ले लिया था। मेरे घर से मात्र 5 मिनट की दूरी पे एक कॉलेज है, तो मैंने मोहता ग्रेजुएशन और PG दोनों ही होती है उसमें, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया था और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, और साथ में मैं RPMT की भी तैयारी कर रही थी। तो उसी दौरान मेरे फादर के एक मित्र हैं, जिन्होंने मेरे फादर से डिस्कशन किया कि कोई बात नहीं, अगर आप कोटा नहीं भेज सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हुआ करता था कि बिना प्रिपरेशन के तो एडमिशन नहीं होगा और इसके लिए बहुत खर्चा भी चाहिए। तो समाज मेंटली उतना मोटिवेटेड नहीं होता था। आप अगर बच्चा तय भी कर चुका है तो आसपास में डीमोटिवेट करने वाले इतने फैक्टर होते थे कि नहीं, ये ऐसे आसान नहीं है, ये बहुत, मतलब सबको बहुत बड़ा टारगेट लगता था। तो इजी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। तो फिर निर्णय हुआ परिवार में ही कि नर्सिंग में एडमिशन करवाया जाए, जो कि भी मेडिकल फील्ड का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा समझा कि क्या है नर्सिंग, क्या किया जाएगा, तो मुझे पता चला कि अच्छा, BSc नर्सिंग करने के बाद मैं नर्सेज़ को टीच करवा सकती हूँ। तो वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। तो मतलब कि आपको मोटिवेट किसने किया कि हाँ तुम करो, कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे? देखिए, पहला तो जो रोल है वो मेरी मदर का था। एक्चुअली जो मेरी मदर की लाइफ हिस्ट्री है वो ये है कि बचपन में उनकी माँ गुजर गई थी। मेरी नानी जी को कोई हेल्थ इशू था। अब सुनी सुनाई बातें हैं ये तो कि परिवार में कि उनके पेट में गांठ थी, कोई कहता है बच्चेदानी में गांठ थी, जो भी है उस समय, हो सकता है कि वो आज के दौर में जो हम कैंसर कह रहे हैं वो था, या कोई और समस्या थी। तो उनका जो है, मेरी मदर से छोटे एक मामा जी और हैं, उनके जन्म के कुछ समय पश्चात, कुछ महीनों के बाद वो उनका देहावसान हो गया था। तो मेरी मदर और मेरी मदर से एक और बड़ी बहन है, वैसे 4 बहनें मेरी माँ के, इन दोनों बहनों को उनके मामा जी अपने यहाँ ले गए थे और उन्हें वहाँ एडमिशन भी करवाया। लेकिन उस समय बालिकाओं की शिक्षा इतनी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बट फिर भी उन्होंने एडमिशन करवाया था। तो रुझान नहीं होता था, इतना मोटिवेशन नहीं होता था बालिकाओं के मन में। तो फिर वो घर के ही काम में मेरी मदर और जो उनकी बहन है वो इंटरेस्ट लेती थी। तो एक कहीं ना कहीं उनके मन में ये कसक रह गई थी। जब उनकी शादी भी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, जब उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो उन्हें जब धीरे धीरे समझ में आया कि उस वक्त मुझे जो स्कूल में दाखिला दिलवाया गया था, पर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, कुछ बनोगे, वो मैं मेरी बच्चियों के साथ नहीं होने दूंगी। हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो मुझे याद अच्छे से कि मेरी माँ ने हमेशा ही गाय भैंस, मतलब दुधारू पशु रखे हैं घर में ही, दूध दही सब हुआ करता था।
आज शहर में शिफ्ट हो गए, उसके बावजूद वहाँ भी कुछ वर्ष रखे। आज हालांकि नहीं है, उनकी भी एज हो गई है, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, फिज़िकल कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो उनका जो मोटिवेशन था, वो सबसे ज़्यादा काम जो है उसी पर्सन ने ही काम किया मेरी लाइफ में। मुझे याद है कि जब 8th क्लास के मेरे एग्ज़ाम थे, तो हमारी छोटी सी ढाणी में पानी की बहुत समस्या थी। मतलब पानी आता था, कभी कभार तो ऐसा होता था कि 3-3, 4-4, 7-7 दिन से पानी आ रहा है पीने के लिए। तो हमें रात को ही मटके, शाम को ही मटके लाइन में लगाने होते थे। कई बार तो दिन में 4-4, 5-5 दिन तक मटके लाइन में रखे हुए हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना होता था कि पानी कब आएगा रात में, तो जागना होता था रात को किसी एक को। मेरे 8वीं के बोर्ड थे, तो मैं जागती रहती थी। अब मेरी मदर बीच बीच में उठ के मुझे मोटिवेट करती थी कि हालांकि मैं अकेले नहीं रह पाती थी, ये मेरे साथ थोड़ी दिक्कत थी, मैं छोटी थी तब थोड़ा डर लगता था। बच्चे होते हैं, लगता है, अब तो वो समस्याएं याद भी नहीं है कि समस्याएं थी वो उस समय से, पर बचपन था, डर लगता था। तो मम्मी कहती थी कि मैं 5 मिनट की दूरी पे हमारे यहाँ से, मेरे घर से टंकी थी, जब तक वहाँ से मटके लाती थी बीच बीच में मेरे से कम्युनिकेट करती थी कि मैं यहीं हूँ और 5 मिनट में आ जाऊँगी। तो मैं पूरी पूरी रात पढ़ती थी। ऐसे ही जब मेरा 10वीं, और वो फल भी मिला उसका मुझे, मैं ज़िले में, मेरा 5th रैंक था पूरे चूरू ज़िले में। फिर 10वीं की जब मेरी बोर्ड की परीक्षाएं थी, उस समय 8वीं बोर्ड भी बहुत अपने आप में भारी हुआ करता। 8वीं बोर्ड में ही डर हो जाता था कि बोर्ड भी कोई चीज़ है। फिर 10वीं बोर्ड में भी सेम यही चीज़ हुई, यही पानी। हम लोग हालांकि शहर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पूरी तरह हम शिफ्ट नहीं हुए थे। तो कुछ समय गांव में भी जाना रहता था, पर उस समय भी मेरी मदर गांव भी संभाल रही थी और शहर में भी हमारा जो घर था, हमारी पढ़ाई वहाँ भी संभाल रही थी। तो कॉन्टीन्यूसली वो मुझे मोटिवेट करती थी इसी मामले में। मेरा रात को खाना रख देती थी कि तुम अगर 10-9 बजे, घर में जब सब खाना खाते हैं 8-9 बजे, तुम उस वक्त खा लोगी तो सो जाओगी। तो उनको लगता था कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ। उन्हें पता नहीं मेरे में ऐसा क्या अलग दिखता था कि वो मेरा शेड्यूल भी तय करती थी कि तुम्हें इस वक्त खाना नहीं खाना है, अभी नहा लो, नींद उठ जाएगी अभी से। तो मुझे याद है कि मैं 11-12 बजे खाना खाती थी और फिर और 2 घंटे पढ़ती थी। फिर वो मुझे सुबह जल्दी उठा देती थी, और यही मेरा 12वीं में शेड्यूल था। इवन वो ये भी ध्यान रखती थी कि किस चीज़ से मेरा डाइजेशन ख़राब हो सकता है, तो वो चीज़ मुझे खाने को नहीं देती थी वो। तो ये जो पूरा जो यात्रा रही है, नर्सिंग की भी जो यात्रा शुरू हुई है, उसमें भी मैं एक बार डीमोटिवेट हो गई थी कि नहीं, मुझे वापस से जो है डॉक्टर की ही मुझे तैयारी करनी है, मुझे RPMT की तैयारी करनी है। तो मैं वापस आ गई थी कॉलेज छोड़ करके, मैंने छोड़ दिया था। और उस समय डोनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा था कॉलेज में, तो भी उन्होंने ही मोटिवेट किया। मुझे याद है ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया था कि ठीक है मेरी ग्रेजुएशन हो गई है नर्सिंग में, पर मुझे डॉक्टर बनना है। तो तब उनका एक्सीडेंट हो चुका था और एक पैर में उनके प्लास्टर लगा हुआ था। मेरी मदर और भाई कहीं जा रहे थे, तो कुछ ऐसी हो गई थी दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया था। वो उन्हें किसी ने बताया था कि हमारे पड़ोस में लगभग 3 गली छोड़कर गांव का ही कोई बच्चा विदेश से MBBS करके आया है। तो जब मैंने वापस मम्मी से शेयर किया कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मैं नर्सिंग में मैं बाद में सोचूंगी, मुझे पहले अपना यही टारगेट जो अचीव करना है। तो वो मुझे याद है लकड़ी लेकर के और प्लास्टर लगे हुए पैर में मुझे उनके घर लेके गई थी, और उनसे पूरा पूछा कि कितना खर्चा लगेगा, कितना समय लग जाएगा। तो ये जो मेरा टारगेट था, उसमें उनको ये था कि इसको अचीव हो जाए। तो उस वक्त फिर तब तक मेरी, हालांकि मेरी जॉब भी लग चुकी थी नर्सिंग के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे मेरी जॉब लग चुकी थी जयपुर में, यही RUHS में ही। मेरा पासपोर्ट भी, फिर उन्होंने कहा कि तू पासपोर्ट बनवा, अपन देखते हैं कैसे करेंगे। फिर फादर ने पूरा कैलकुलेशन निकाली। उस समय इतना हिम्मत नहीं कर पाए थे कि अपन बैंक लोन ले लें, विदेश चले जाएं, MBBS कर लें। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हुए कि जो एडमिशन के लिए भेज रहे थे, उनका कुछ जो एजेंट थे बीच में, उनका कुछ ऐसा हिस्ट्री निकल के आया कि वो फ्रॉड के भी केसेस उनके 1-2 उनके सामने आ गए थे। तो थोड़ा डर गए थे। मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास में भी यूँ कहें कि अपर मिडिल क्लास नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास थी। तो ऐसे में निर्णय लेना, विदेश भेजना, वो भी लड़की को, उस समय थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ये मैं 2014 की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आज तो बहुत ट्रेंड बन चुका है विदेश से MBBS करना, बहुत बच्चे FMG दे रहे हैं, अभी भी एक एग्ज़ाम आने ही वाला है FMG का। तो फिर ये निर्णय हुआ कि अभी MBBS उधर से नहीं करना है, और मैंने यहीं पर एग्ज़ाम दिया। उसी के जस्ट अगले साल ये सरकार ने एक नियम लगा दिया कि 25 वर्ष के से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं वो इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते एंट्रेंस का। तो मैं फिर उसमें मैंने ये छोड़ ही दिया कि अब तो अपना नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ वर्षों बाद वो हटाया भी, लेकिन तब तक मैं अपनी दिशा जो है मैं चेंज कर चुकी थी, मेरा निर्णय मैं बदल चुकी थी कि अब मुझे उस तरफ नहीं जाना है। तो मतलब आपके जो मदर फादर है वो अभी भी गांव में ही रहते हैं?
नहीं, वो तहसील हेडक्वार्टर जो मैं बता रही हूँ, चूरू में तहसील है राजगढ़, सादुलपुर जंक्शन का नाम सादुलपुर है, वहाँ अब रह रहे हैं वो माता पिता दोनों। पिताजी रिटायर हो चुके हैं और मम्मी दोनों घर पे रहते हैं। तो मतलब जब आप आपके गांव झुंझुनू से जब आप जयपुर आए तो तब आपको ऐसा लगा कि अब हम जयपुर आ गए हैं तो हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपना काम करना है और कुछ मतलब करके ही दिखाना है? जी बिल्कुल ऐसा था। आप जो कह रही हैं ये मुझे ध्यान है, मैं 2011 में आई थी एक बार जयपुर। मेरी बड़ी जो बहन है सबसे बड़ी, उन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी ऑनर्स किया था और उन्हें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का और इसी फील्ड में और स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी होते हैं बैंक्स में, उनको एग्ज़ाम देना था। तो जयपुर में उस वक्त सेंटर हुआ करता था, कोचिंग्स का हब हुआ करता था लाल कोठी। वो लाल कोठी में किराए से कमरे पर रहती थी। पहले मेरा भाई उनके साथ रहा, उन्होंने भी बैंक की प्रिपरेशन की और फिर वो कहीं कोचिंग में पढ़ाने लग गया था कि साथ में पार्ट टाइम जॉब करेंगे और इसकी कंटिन्यू रखेंगे तैयारी को। तो कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने कोचिंग ही ज्वाइन की और कोई जॉब ना करके, ताकि वो पढ़ाई से भी जुड़ा रहे। तो अब दीदी को ये था कि दीदी की शादी हो चुकी थी, हालांकि उन्हें ये था कि मैं अकेली नहीं रह सकती, अब किसी और को मेरे पास भेजो। तो ऑप्शंस हम भाई बहन तो खूब ही थे, उनसे छोटे हम 4 थे। तो भाई के बाद में मेरा नंबर आया कि आप तुम जयपुर जाओ। तो उससे जब मैं ग्रेजुएशन करके ही आई थी तो मैं किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने लग गई थी। उन्हें पता था कि ये इनकी बच्ची है और शुरू से ही इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, परसेंटेज वगैरह, परफॉर्मेंस उन्हें पता थी। तो उन्होंने मुझे अपने स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे जॉब दे दी थी। तो मैंने जो कलेक्शन किया था उस समय, जो पैसे का मुझे ध्यान है, मुझे 4000 में उन्होंने रखा था, फिर 6000 कर दिया था। 15 दिन के अंदर मेरी सैलरी बढ़ाई गई थी। फिर मैं जयपुर तैयारी करने आई थी तो मैं वो 25,000 वो लेकर आई थी और मुझे लगभग 6 महीने रहना भी था, उसी से कोचिंग की फ़ीस भी भरनी थी। तो मेरे भाई बहन बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे। मुझे ये था कि अगर जल्दी जॉब लगना है, क्योंकि नर्सिंग में और डॉक्टर में तो आगे कर ही लेंगे जो बनना है, पहले फाइनेंशियली अपने को स्ट्रांग होना है। तो क्लैरिकल के लिए भी मैं एलिजिबल थी। हालांकि पीओ वगैरह दे सकती थी, बट चूंकि मेरा मैथ और रीजनिंग तो क्योंकि बायो के बच्चे थे तो क्लैरिकल वाले में इजी था। एलिजिबल तो मैं थी पर वो इजी था मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मैथ रीजनिंग फिर भी थोड़ा सा टफ नहीं होती है जितना कि पीओ के लिए होती है, बैंक असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो होती है। तो तय हुआ, मैंने युवाम कोचिंग ज्वाइन की और एक जुनून के साथ ज्वाइन की कि मेरे साथ वाले जो इतने साल से तैयारी कर रहे थे उनसे मेरे ज़्यादा स्कोर आया था इसमें। पर मेरी चूँकि जब इंटरव्यू शुरू हुए थे तब एक कंडीशन लगा दी गई थी। आईबीपीएस का वो पहला एग्ज़ाम था, इंटर बैंकिंग पर्सनल सिस्टम शुरू हो चुका था कि एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा क्लैरिकल सिस्टम के लिए, और जितना जिसका चॉइस होगा, रैंक होगा, रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइस मिलेगी तो बैंक में पोस्टिंग मिलेगी। तो उस दौरान एक कंडीशन आ गई थी कि डिग्री और ये सब होना चाहिए। वो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं थी। लेकिन जब फॉर्म भराए थे तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। तो ये जो जुनून था ये जयपुर में आने के समय से पहले ही था कि जयपुर जाना है और कुछ करना ही है। लेकिन उसके बाद मैं फिर वापस गई हूँ केंद्रीय विद्यालय में, मेरा सिलेक्शन हो गया था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पार्ट टाइम में। तो मैं केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू में, केंद्रीय विद्यालय चूरू में 2 बार मैं काउंसलर रही हूँ। हालांकि उस बीच में मैंने केंद्रीय विद्यालय खेतड़ी का भी एग्ज़ाम और इंटरव्यू दिया था, केंद्रीय विद्यालय सीकर का भी दिया था। सीकर में मेरी 2nd रैंक थी, बाकी इन तीनों में 1st रैंक थी। तो 1 साल मैंने इधर केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू में सेवाएँ दी थी और दूसरे साल भी मैंने एग्ज़ाम इंटरव्यू, सेम वही प्रोसेस फॉलो होती है। 11 महीने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ रखा जाता है। तो फिर अगले साल मैंने केंद्रीय विद्यालय चूरू में जॉब की थी। उसी दौरान मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी और मेरा टारगेट था कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में नहीं घुसना है। तो उसी दौरान मेरी सिलेक्शन हो गया था। DSSS भी एक एग्ज़ाम लेती है उसके थ्रू, पर मुझे लगा दिल्ली जाकर के मैं बिल्कुल बस इसी में ही रह जाऊँगी, मैं आगे पढ़ाइयाँ नहीं कर पाऊँगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सिर्फ एक जॉब सिस्टम में घुस के रह जाऊँगी। तो फिर एग्ज़ाम दिया मैंने, ये फॉर्म निकला था राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस का और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ आने के बाद भी मैंने कॉन्टीन्यूटी रखी। अब वो जुनून जो था वो खोया नहीं था, उसे दबाया नहीं था, उसे वापस शुरू किया, रिवाइव किया और पीजी के लिए तैयारी की नर्सिंग में। एंट्रेंस एग्ज़ाम में फर्स्ट में ही सिलेक्शन हुआ, लकीली फर्स्ट रैंक आई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग SMS का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिला। हालांकि फिर मेरा जो सब्जेक्ट था वो मेरा चेंज करने का इरादा बन गया, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना था। तो नर्सिंग में भी ऐसा होता है कि आपको चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिलते हैं।
तो जो मुझे मिला था पहले ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, जो आप सुनते हैं महिलाओं के रिलेटेड, जो भी बच्चे होना, डिलीवरी, ये सब, प्रेगनेंसी, ये सब देखने वाली जो ब्रांच होती है। पर मुझे चाहिए था प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन, समाज में, समुदाय में जो समस्याएं हैं उन्हें उनको देखना, उन्हें समझना, उन्हें सॉल्व कराना। इसमें एडमिनिस्ट्रल पोस्ट आपको मिलती है। तो फिर मैंने सेकेंड काउंसलिंग में चूज़ किया। उसी के दौरान मैंने साथ साथ में नॉन कॉलेजिएट के तौर पे मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में शुरू किया। मेरे फादर ने मुझे सलाह दी कि तुम पॉलिटिकल साइंस में करो, तुम्हारा थोड़ा सोचने का तरीका, बोलने का तरीका अच्छा है, तुम इसमें अच्छा कर सकती हो। तो ग्रेजुएशन जब नर्सिंग की चल रही थी उसी समय उन्होंने मेरा BA भी करवा दिया था, नॉन कॉलेजिएट, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से। और PG में उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो सुबोध कॉलेज से मैं पास आउट हूँ उसमें। और साथ ही उसके जस्ट बाद ही मैंने नेट JRF की तैयारी शुरू की 2018 में। फर्स्ट वाले में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या सिलेबस है, क्या है, बस एक पेपर देने गए थे। सेकंड चांस में मेरा क्लियर हो गया था। फिर फादर ने कहा कि तुम इसमें प्रिपेयर कर सकती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का तुम एग्ज़ाम दे सकती हो। हालांकि मेरा स्ट्रीम जो चॉइस का था वो मेडिकल भी था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए। तो MSc मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, पोस्टिंग मेरी कॉलेज में हो गई थी, टीचिंग मुझे मिल गया था। तो मुझे लगा कि टीचिंग तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्यों ही ना मैं इसी में अच्छा करूं और इसी को और स्ट्रॉन्ग करूं। तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजी में भी सेकेंड ईयर में आपको चूज़ करना होता है। फिर वो किया वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से, वो भी नॉन कॉलेजिएट ही था। उसके जस्ट बाद में मैंने इग्नू से एक डिप्लोमा होता है, वो PG जो कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल होते हैं, इसे बोलते हैं PGDMH, PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, वो किया। और फ़िलहाल मैं ये, हालांकि बहुत जो नर्सिंग वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना आप समाज को समझे, बिना पेशेंट की, पब्लिक की साइकोलॉजी समझे आप इस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं सोशल वर्क में भी PG करूँगी, समाज को और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी। हालांकि मेरा BA में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, फिर मैंने इसमें PG करना भी तय किया। और अभी पिछले ही महीने मेरे इसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। तो जो आपकी लाइफ है उसके अंदर आपने सबसे बड़ा, वैसे वो क्या, आपने सबसे बड़ी आपकी लाइफ में सफलता क्या प्राप्त की है कि ये मुझे करना था तो ये मैंने कर दिखाया है? जी जी जी, देखिए, मैं अगर आंकड़ों के रूप में देखूं, फैक्ट के रूप में देखूं, तो फैक्ट के रूप में मुझे सफल होना कभी सफल नहीं लगा। ये जो चीज़ें हैं कि अच्छा मुझे ये अब अचीव करना है, वो छोटे छोटे जो टारगेट्स अचीव करना है, वो अचीवमेंट्स जाहिर है कि वो सफलताएं थी अपने आप में। पर मैं सफलता को, जो मेरा नज़रिया सफलता को देखने का वो है कि अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह सोच पाऊँ, दूसरे के लिए भी और खुद के लिए भी। तो मुझे लगता है कि अब ईश्वर की कृपा है, पेरेंट्स का इतना नर्चरिंग का इतना अच्छा तरीका है, भाई बहन की थिंकिंग इतनी अच्छी है, और सराउंडिंग में फ्रेंड सर्किल भी ऐसा ही बना, वो खुद की वजह से भी दूसरों की वजह से भी बना। तो उसका ये प्रभाव रहा कि सफलता को देखने का मेरा नज़रिया बदलता चला गया। तो अगर मैं मानती हूँ कि अगर मैं सफल हूँ तो इस लेवल पे हूँ कि ये समझ सकती हूँ कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये इसके अधिकार हैं, और इसके इस दायरे में मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे इस दायरे में ये ह्यूमन बीइंग नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग मैं दूसरे ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, उसके अधिकार समझ सकती हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ समझ सकती हूँ। अभी तक की मेरी यही सफलता है। तो मतलब कि आपको अभी क्या लगता है कि अभी मुझे और भी क्या करना है आगे जाकर, मतलब कि अभी मैं जहाँ पर हूँ लेकिन अभी मुझे आगे भी और बहुत कुछ करना है, तो उसके बारे में आप? जी, इसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी चल रही है, प्रिपरेशन। एक तो मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ती हूँ ताकि मैं चीज़ों को समझ पाऊँ। अगर आप, और सुनती हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते। तो आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो आपने अभी तक अचीव किया है आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो उस दिशा में मेरा प्रयास जो है जारी है। देखते हैं कितना समय लगता है मुकम्मल होने में। तो मतलब कि अभी आपने अपनी स्टोरी भी बताई, मतलब कि तो आपको मतलब कि ऐसा पुरानी बातों को सोच के, मतलब कि कभी आप अकेले बैठे और आपने अपनी पुरानी बातें जो सोची, तो उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि अरे उस टाइम पे मुझको ये करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया? जी बिल्कुल, हाँ, ये कई बार लगता है ऐसा। तो जब मैं कहीं पर भी ये देखती हूँ कि कुछ जगह पे ऐसा, हालांकि हर जगह ऐसा नहीं है, कि एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपने क्वालिफिकेशन तो ले ली है, पर उस समय आपके अंदर वो हर सारी खूबी होना
कोई ज़रूरी नहीं है। हर इंसान में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, पर कई दफ़ा जब ऐसा लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर हैं बट ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं होती तो मैं ये निर्णय अभी तुरंत ले लेती पेशेंट के फेवर में। तब मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी जब स्टोरी को पीछे जाकर देखती हूँ कि जब मैंने सोचा था कि मुझे जो है वापस प्रिपरेशन करनी है MBBS के लिए, मतलब RPMT देने के लिए, और मैंने नर्सिंग का कॉलेज छोड़ भी दिया था। मैं वहाँ से आ गई थी, अकेले ट्रेन में बैठ के मैं आ गई थी अपना सामान लेके, कुछ सामान कॉलेज में हॉस्टल में छोड़ दिया था, मैं आ गई थी वापस। तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर टिके रहना चाहिए था, वो एक कसक कभी भी मन में रह गई है। उसके बाद सेकंड जो प्रयास था मेरा कि मुझे विदेश से करनी है, तो जो उस एजेंट का जो हमें हिस्ट्री पता चला था, तो किसी और एजेंट के थ्रू कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए था। आप जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाधाएं तो आएंगी ही, उस बाधा के सामने यदि आप कमज़ोर पड़ गए तो जीवन में फिर ये कसक याद करना ही रह जाता है। तो मुझे लगता है मुझे उन 2 पॉइंट्स पे स्ट्रांग होना चाहिए था। तो अभी आपने बताया है कि आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए था, तो आपको क्या लगता है कि मैंने वो सब ऐसे मतलब क्यों नहीं किया मैंने? क्या वजह रही उसकी? मैंने क्यों नहीं किया? मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने क्यों नहीं किया? एक तो देखिए, कई बार आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, एक ये वजह होती है। दूसरा, आपका सराउंडिंग कैसा है, समाज कैसा है। तो समाज में आज नहीं है इतना डर, उस समय डर होता था कि आप लड़की को खुद के इवन पास के शहर में ही नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए गांव से, तो दूसरे देश में भेजना तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो मुझे लगता है सोशल फैक्टर और उस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो भी चल रहे थे कि विदेशों से हमारा बहुत ज़्यादा हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है उस दौर में इतना नहीं होता था जितना आज के दौर में है। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, बिल्कुल वो तो था ही था, खुद का अपना इमोशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये काफ़ी सारे फैक्टर रहे जो ये डिसाइड करने में रोल प्ले कर गए। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट किसने किया कि तुम ही कैसे करोगी? नहीं, ये सवाल नहीं है। अब नेक्स्ट आइए, लाइफ पार्टनर पे आओ। नेक्स्ट शादी की स्टेज पे अभी बच्चों का नेक्स्ट पे जाओ। तो मतलब आपने जब शादी की तब आपकी जो एज थी, आप उसके ऊपर हो कि हाँ मुझे ये सही टाइम था मेरा शादी करने का और ये मैं। जी हाँ, देखिए, हालांकि हम 5 भाई बहन हैं घर में, तो मेरे फादर ने तय किया था कि एक एक करके शादी करूँगा। ऐसे जैसे हमारे समाज में होता है कि 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो बड़ी के साथ छोटी की भी शादी कर दें, बड़ा भाई है तो छोटे वाले की भी शादी कर दें। तो फादर ने, डेमोक्रेसी हमारे घर में शुरू से थी, लोकतंत्र हमारे घर में शुरू से था कि आपकी राय ली जाएगी, आपकी बात को महत्व दिया जाएगा, और आपका जो भला है, आपका जो हित है वो देखा जाएगा। अगर उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा में मैं बता रही हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा नहीं हो रहा था, जब मैं वहाँ जा रही थी, BSc कर रही थी और नर्सिंग में भी अच्छा खासा खर्चा लग रहा था, तो उनको ये था कि इसका ड्रीम है मेडिकल में जाना, ठीक है हम कोटा नहीं भेज सकते, हम बहुत ज़्यादा ये कि एक बहुत हुआ था डॉक्टर बनना, तो इसी फील्ड में ही हम खर्चा लगाने को तैयार हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, आप जाइए नर्सिंग कीजिए। तो उस समय भी बहुत खर्चा हुआ करता था। तो ऐसे ही फादर ने शादी वाले में भी, मैटर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। उन्होंने तय किया था कि एक एक करके मैं बच्चों की शादी करूँगा। तो हर भाई बहन को उसके बाद में टाइम मिला है, 2-2 3-3 साल का, 4 साल का। मेरी शादी मेरे 5 भाई बहनों में सबसे लास्ट में हुई है, मतलब मेरे से छोटा भाई भी है, उसकी मेरे से 1 साल पहले शादी हो गई थी। मैं इसी यात्रा के दौरान जो भी मेरा स्ट्रगल कहें या जीवन यात्रा कहें अभी तक की जो भी है, उसमें मैंने ये तय कर लिया था, जब मैं आपको बता रही थी कि मास्टर्स के दौरान मुझे समझ में आ गया था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर अपना जो खूबी है वो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए सूट बैठता है, मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैं उसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने ये भी देख लिया था कि मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो उस दौरान मैं उसकी प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी, साथ में पढ़ाइयाँ भी चल रही थी, जॉब चल रही थी, जितना वक्त मुझे मिलता था। जयपुर की जो आबो हवा है, हम यूँ कहें कि जो शहर की आबो हवा है, उसने मुझे इतना नकारात्मक रूप से मुझे प्रभावित नहीं किया था, या मैं यूँ कहूँ कि मैं अट्रैक्ट नहीं हुई थी। मेरा सर्कल ऐसा था कि बहुत नाइट क्लब्स में जाना या कैफ़ेज़ में बैठ के घंटों बातें करना, इस तरह का मेरा संगत नहीं था। और अगर
कुछ संगत में ऐसा कोई शामिल हो भी जाता था तो मैं उससे दूरी बना लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इनकम इतना है, मुझे दूसरे की इनकम पे तो कभी सर्वाइव करने की आदत थी नहीं, क्योंकि फैमिली ने भी शुरू से मेहनत की थी, तो वो मेहनत करने की एक लत लग चुकी थी, तो उसे छूट नहीं सकती थी वो। तो ऐसे में जितना अपना इनकम है उसमें स्टडी पे भी आपको खर्च करना है, आपको प्रिपरेशंस पे भी खर्च करना है, आपको अपने जीवन यापन डेली जो आपको चाहिए, रेंट भी पे करना है, बिजली बिल जो भी है, एक रहने के लिए भी आपको खर्च करना है, आपको ट्रैवलिंग के लिए भी खर्च करना है। तो मेरा पूरा कैलकुलेशन चल रहा था कि मुझे घर से कुछ नहीं लेना है, तो मैं उसको तय करके रखती थी। ऐसे में अगर आप बार बार फिल्म देखने जाते हैं, अपने शौक़ पूरे करने जाते हैं, ऐसे शौक़ जो एक युवा को लग सकते हैं, बिल्कुल अगर आपके ऊपर कोई सुपरवाइज़र नहीं है तो वो जाहिर है वो शौक़ बढ़ भी सकते हैं, अति हो सकती है उनकी, तो मेरे ये शौक़ कभी रहे नहीं। तो ऐसे में ये इस आबो हवा ने नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया, तो मेरी एक दिशा बनती रही, एक ही डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ती रही। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन में मैं लग गई, और ऐसे करते करते मेरा समय काफ़ी मतलब चूँकि आरपीएससी का उस समय पोस्टपोन होने का, एग्ज़ाम्स का बहुत एक दौर चल रहा था, प्री में सिलेक्शन हुआ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, मेडिकल से थी, कुछ पता नहीं था, पर घंटों कूलर के आगे बैठ बैठ के ऐसे उसको समझना, इकोनॉमी क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, राजस्थान की, इंडिया की, वर्ल्ड की क्या है, इकोनॉमी को मुझे किस एंगल से समझना है, मुझे समाज को इस एंगल से समझना है, मुझे राजस्थान की हिस्ट्री भी देखनी है, इंडिया की भी हिस्ट्री देखनी है, वर्ल्ड की भी देखनी है, उसमें भी एंशिएंट, मिडीवल, करंट सब देखना है। तो ये चीज़ें करते करते एक काफ़ी लंबा टाइम निकल गया था, और प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के बाद भी बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था, तो लगभग 4 साल तो उसी एक एग्ज़ाम के या उसी में निकल गए थे। हालांकि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मैंने जॉब वापस ज्वाइन कर ली थी, और मैं एक अच्छा टाइम नहीं दे पा रही थी उस प्रिपरेशन को। तो फिर तय हुआ, घर वालों ने कहा कि अब बहुत लंबा टाइम नहीं निकालना है, तो लगभग मुझे याद है कि 31 वर्ष की जब मैं थी, तो उस समय मेरे पेरेंट्स ने मुझे कह दिया था, भाई बहनों ने भी, कि अगर तुम्हारे साथ में अगर कोई ऐसा पर्सन है, तुम्हें लगता है, मतलब निर्णय लेने के लिए हमें फ्री छोड़ा जाता था, ऐसे कोई दबाव नहीं होता है मेरे घर में शादी के लिए, कि अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जीवन साथी चुन सकते हैं आपके साथ में ही फील्ड में, तो आप हमें बताइए, अदरवाइज़ जो हम देख रहे हैं उसमें अपना निर्णय दीजिए। तो मेरे साथ के भी हालांकि शुरू से ही ऑफ़र्स आते रहते थे शादी के लिए, कि भाई डॉक्टर्स के भी, साथ वाले नर्सिंग स्टाफ के भी, फार्मासिस्ट के भी, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के भी आए, पर उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस तरफ। तो काफ़ी जो है 1 वर्ष के बाद में, मतलब पढ़ाई के दौरान और भी पढ़ाइयाँ मैं कर रही थी, उस दौरान ही ये मैं जो मेरे अभी मेरे जीवन में जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की जो एंट्री हो चुकी है, श्री हितेश कुमार, वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल में, उन आरएस की प्रिपरेशन जिनके साथ मैं करती थी, मेरा जो ग्रुप था उसमें से एक पर्सन थे, उनके थ्रू हमारा जो है इंटरेक्शन हुआ, इनका रिश्ता हमारे तक पहुंचा, हमने इनका बायोडाटा देखा, उन्होंने मेरा देखा, और फिर फैमिलीज़ मिली और ये रिश्ता तय हुआ। तो शादी की जो एज थी वो लगभग यही थी, 31-32 साल थी। तो मतलब आपको अभी भी क्या लगता है कि अभी मेरा वो छूट रहा है, मुझे अभी भी वो अचीव करना है, लेकिन अभी मैंने उसको अचीव नहीं किया, अभी मुझे वो अचीव करना है? जी बिल्कुल, ये मैं अभी हम जब बात कर रहे थे कि डॉक्टर बनना मेरा एक जो उद्देश्य बना हुआ था, तो वो मैंने तय कर लिया था कि अगर आपने एक बार डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर लिया कि मुझे अच्छा, अब मेरा ये 25 गवर्नमेंट ने एज डिसाइड कर दिया, मेरा ये निर्णय, मतलब मैं इसके पीछे और नहीं भाग सकती, और विदेश मुझे जाना नहीं है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन लेकर के मुझे नहीं जाना, और उसके बाद पीजी भी करनी है, आपको आगे और भी पढ़ाई करनी है, डीएम वगैरह भी करना है, तो एक अच्छा खासा समय लगेगा। तो बेहतर है कि जो क्वालिफिकेशन मैं अचीव कर चुकी हूँ, ग्रेजुएशन वगैरह मैं कर चुकी हूँ, तो मैं इसके बेसिस पे क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा समझने की कोशिश की कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने तय किया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए मैंने मास्टर्स में भी सेकंड काउंसलिंग में, मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ा, मैंने प्राइवेट कॉलेज मुझे मिला, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा लगा, मतलब फ़ीस ही मान के चलिए आप 1.5 लाख पर एनम तो फ़ीस हुआ करती, 3 लाख तो फ़ीस ही फ़ीस थी, तो वो एक अलग फाइनेंशियल बर्डन था। फिर भी मुझे ये था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही जाना है, तो वो सब्जेक्ट मेरे काम आएगा बहुत। इस वजह से मैंने ये तय किया था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है, और उसका थोड़ा थोड़ा प्रयास अभी भी जारी है। हालांकि मेरे जीवन में एक और लेडी लीडर आ चुकी हैं, मोटिवेटर आ चुकी हैं, जो कि मेरे जीवन के एक बहुत ही कठिन पड़ाव में, जिसकी वजह से मैं उबर करके वापस सरवाइव किया है मैंने, वो मेरी बेटी है, उसका नाम आध्या है। तो अभी मैं उसके पालन पोषण में लगी हुई हूँ।
पर उसके साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश मेरी इस तरफ अपने उद्देश्य को अचीव करने की तरफ भी जारी है। तो मतलब कि कभी आपको पहले लगा जब कि जो अभी मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो मेरे फ्यूचर बेबी जो होगा तो उसको मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी, उसके लिए जो भी मैं करूँगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पहला बच्चा है आद्या, तो आद्या जब इसका बर्थ हुआ था, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके मैं उस जब वो वॉर्म में थी, मतलब जब मैं गर्भ में वो थी, तो गर्भ संस्कार हालांकि मैंने अच्छे देने के प्रयास किए हैं उसे। मैंने श्री विवेकानंद जी की जीवनी मैंने उसको सुनाई है गर्भ में ही, गीता मैंने उसे गर्भ में सुनाई है, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई हैं, और भी कुछ चीज़ें मतलब इस तरह से बच्चों को जो गर्भ में सुनाई जानी चाहिए, कुछ स्तोत्रम वगैरह भी मैंने सुनाए हैं, ऑडियो सुनाती थी। तो वो चीज़ें मैंने उसे देने का प्रयास किया है, वो उसका दिखता भी है। आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू मैंने कुछ कोर्सेज़ किए थे, बेसिक कोर्सेज़ किए थे मेडिटेशन योगा के, वो भी मैंने उसको गर्भ में ही दिए हैं। विपश्यना करके एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि गौतम बुद्धा से भी पहले के समय से भारत में मौजूद थी, लेकिन कहीं वो गौण होती चली गई और विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन गौतम बुद्धा के समय गौतम बुद्धा ने ही उसे वापस जो है पहचान दिलाई थी, उसे वापस इम्प्लीमेंट किया था समाज के ऊपर, और धीरे धीरे ये एक जगह पे सीमित हो गई थी म्यांमार में, बर्मा में। तो वहाँ भारत के ही एक बिजनेसमैन थे श्री गोयनका जी, SN गोयनका जी, उन्होंने वापस इंडिया में क्या, अब तो पूरे विश्व स्तर पे इसको फेमस बना दिया है विपश्यना को। तो गर्भ के 7वें माह में मैंने मेरी बेटी को विपश्यना करवाने का निर्णय लिया था। ये गलता जी में इसका सेंटर है, धम्माथली करके। तो मैं 10 दिन वहाँ जंगल में अपने परिवार से दूर, बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए विपश्यना में, मतलब पूरी तरह आपको डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना है, भौतिक जगत से दूर रहना है, सिंपल लाइफ जीनी होती है। इवन आपको वर्बल क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं करना होता, आपको किसी से आई कांटेक्ट, शरीर के इशारे कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अपने साथ रहना होता है। तो बहुत टफ पीरियड था, लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ऐसा लगा था, लेकिन 10 दिन वो मैंने मेरी बेटी को देने का प्रयास किया। न्यूरो मेडिटेशन एक तकनीक है ये, वो देने का प्रयास किया। फिर भी जन्म के बाद मैं उसे, मुझे लगता है कि उतना अटेंशन, उतना फीडिंग के दौरान भी उसे इतना केयर, कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपनी केयर उतनी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ मैं। ये कसक मेरे दिल में अभी भी हैं, और अगर मैं दूसरा बच्चा प्लान करती हूँ तो मैं ये उसमें नहीं होने दूँगी, ये कमियाँ नहीं रहने दूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवांशी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका प्रश्न पूछने का जो अंदाज़ है, और आप अपने इतनी छोटी उम्र में भी आप जिस तरह से सवाल करती हैं, जिस मतलब दूरदृष्टि के साथ जो आप अच्छी सोच के साथ जो सवाल करती हैं, वो उनसे मैं बेहद प्रभावित हूँ। आपसे बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।